धातुओं के परिष्करण की विधियां पढ़ रहे थे। परिष्करण का मतलब होता है पूर्ण रूप से शुद्ध कर देना, और उन पूर्ण रूप से शुद्ध करने की टोटल अगर देखा जाए 8 विधियां थीं। 5 विधियों को आप पढ़ चुके हैं और 3 विधियां रह गई हैं, और उन 3 विधियों में से आज स्टार्ट करेंगे अगली विधि को, जिसका नाम है वर्ण लेखन या वर्ण लेखिकी, या इसे एक और नाम से जानते हैं क्रोमेटोग्राफी। अब क्रोमेटोग्राफी प्रोसेस का यूज करेंगे कब? देखो, सबसे पहली बात तो यही जानने लायक है आखिर हम इसका प्रयोग कब करें। तो बेटा, इसका प्रयोग 2 परिस्थितियों पर किया जाता है। पहला, जब धातु में अशुद्ध की मात्रा बहुत कम हो, अर्थात धातु पहले से ही अधिक मात्रा में शुद्ध हो और अशुद्धि की मात्रा उसमें से पहले से ही बहुत कम हो। और दूसरी एक और परिस्थिति पर, जब अशुद्धि और धातु दोनों के अधिशोषित होने की क्षमताएं अलग अलग होती हैं। अधिशोषित होना जानते हो ना किसको कहते हैं? अगर नहीं जानते हो तो भैया सुन लो 2 मिनट में, क्योंकि ये भी बात जरूरी है कि हम इस बात को भी पहचाने कि अधिशोषित होना क्या होता है। देखो क्या करते हो आप अपने घर के, देखो ऐसा मैं कुछ एग्जाम्पल बताता हूं। आप अपने घर की दीवारों में पुताई करते हो, होता क्या है, पुताई एक प्रकार का लिक्विड होता है, पेंट लाते हो और उस पेंट को अपने घर की दीवारों की सतह पर क्या करते हो, लगाते हो। दीवारों की सतह पर क्या हो जाता है, जैसे ही आप पेंट को ऐसे करते हो, पेंट दीवारों की सतह पर क्या हो जाता है, चिपक जाता है। किसी एक पदार्थ का किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर चिपक जाना ही कहलाता है अधिशोषित होना। और इस दुनिया में अधिशोषित होने के कई सारे एप्लीकेशन हैं जो हमारे दैनिक जीवन में यूज में आते रहते हैं। अभी ध्यान देने वाली बात है, अगर मैं चौक बोर्ड का यूज करता तो चौक से बोर्ड पर जब कुछ लिखता, आप इस बात को जानते कि चौक के कुछ पार्टिकल जो हैं वो बोर्ड की सतह पर क्या हो गए हैं, चिपक गए हैं। तो बोर्ड की सतह पर चाक के पार्टिकल्स का चिपक जाना भी कहलाता है अधिशोषित होना या अधिशोषण। आप समझते हो ना, आप कॉपी पर अपने पेन की मदद से लिख पाते हो, लेकिन केवल इसीलिए क्योंकि आपके पेन की स्याही जो है वो पेज पर क्या हो जाती है, अधिशोषित हो जाती है या चिपक जाती है। क्योंकि बेटा आज हमारा आर्टिकल अधिशोषण नहीं है या अधिशोषित होना नहीं है। अधिशोषित को तो भैया इतना ही पढ़ते हैं। अधिशोषित का मतलब समझ गए ना, किसी एक पदार्थ के कणों का किसी दूसरे पदार्थ की सतह पर क्या हो जाना, चिपक जाना कहलाता है अधिशोषित होना। अब इस प्रोसेस में मैंने क्या देखा है, हमारे पास 3 पदार्थ है। मेरे पास पहला पदार्थ A है, दूसरा पदार्थ B है, तीसरा पदार्थ C है। और इसमें से मुझे ऐसा मान लेते हैं कि पदार्थ B को शुद्ध करना है। पदार्थ B मेरे लिए धातु है, इसी को शुद्ध करना है। हमें इस पदार्थ B से पदार्थ A की अशुद्धि हटानी है और इस पदार्थ B से पदार्थ C की अशुद्धि हटानी है। और हमको कहीं से ये इंफॉर्मेशन मिल गया कि पदार्थ A, पदार्थ B और पदार्थ C के एल्यूमिना की सतह, एल्यूमिना जानते हो कि एल्यूमिना का फॉर्मूला Al2O3। जब पदार्थ A को एल्यूमिना के कांटेक्ट में लाया जाता है, पदार्थ B को एल्यूमिना के कांटेक्ट में लाया जाता है, पदार्थ C को एल्यूमिना के कांटेक्ट में लाया जाता है, तो पदार्थ A का एल्यूमिना की सतह पर चिपक जाता है और पदार्थ B भी एल्यूमिना की सतह पर चिपक जाता है, पदार्थ C भी एल्यूमिना की सतह पर चिपक जाता है। अर्थात पदार्थ A, B, C तीनों एल्यूमिना की सतह पर चिपक जाते हैं, अधिशोषित हो जाते हैं। परंतु हमें बात क्या पता चली है कि A, B और C के एल्यूमिना की सतह पर चिपकने या अधिशोषित होने की क्षमताएं अलग अलग हैं। क्षमताएं का मतलब जानते हो, जिसके अधिशोषित होने की क्षमता सबसे अधिक होगी वो शीघ्रता से सतह पर चिपक जाएगा एल्यूमिना की, और जिस पदार्थ की एल्यूमिना के प्रति अधिशोषण की क्षमता कम होगी वो पदार्थ एल्यूमिना की सतह पर देर से चिपकेगा। तो हमको ये पता चल गया है कि पदार्थ ए बी सी की एल्यूमिना की सतह पर चिपकने अर्थात अधिशोषित होने की क्षमताएं अलग अलग है। मैं ये जो लिखा इसको बाद में पढ़ दूंगा, पहले इस पर ध्यान देते हैं। तो हम क्या करेंगे, उस ए बी सी पदार्थ को तीनों को एक विशेष प्रकार के द्रव में घोल लेंगे, एक सुटेबल लिक्विड में घोलेंगे जिसमें पदार्थ ए बी और सी को घोलकर ए बी सी का मिश्रण बनाया जा सके। और इस मिश्रण को क्या करेंगे, एक ब्यूरेट की ऊपरी सतह पर भर देंगे। ब्यूरेट जानते हो ना, आप अपने कॉलेज पे जाओगे और अपनी केमिस्ट्री के लैब पर देखोगे
एक ऐसे लंबा पाइप के आकार की एक रॉड होगी कांच की, और कांच की रॉड में बहुत सारे यूनिट नंबर लिखे होंगे मेजरमेंट के लिए, और लास्ट में नीचे एक टैप होगी। ये टैप या तो स्प्रिंग जैसी होगी, दबा के इसको खोल सकते हो, ये इस जगह बेटा बटन जैसा बना हो तो उसको घुमा के खोला जा सकता है कि द्रव पदार्थ को जितना घुमा लिया टैप को उतना ही द्रव कहाँ गया, नीचे। ऐसा ब्यूरेट लगा होगा। उस ब्यूरेट पर क्या कर देना है, सबसे पहले तो आपको नीचे की ओर क्या भर देना है, रेत। रेत जानते हो ना, बालू। और रेत भरने के बाद आपको उसके बाद भर देना है एल्यूमिना। एल्यूमिना भरने के बाद फिर से आपको रेत भरनी है। जब आप इतना काम कर लोगे तो इसके बाद आपको वो जो ABC का मिश्रण है, जिसको द्रव में घोलकर मिश्रण बनाया गया है, इसके बाद आप वो द्रव वाला मिश्रण भर देंगे। अब होगा क्या, इस मिश्रण में ABC तीनों पदार्थ हैं, और ये तीनों पदार्थ ही क्योंकि पानी में है, द्रव में भरे हैं, ये तीनों पदार्थ नीचे की ओर क्या करेंगे, गति करना स्टार्ट करेंगे। इनके पार्टिकल, लिक्विड के पार्टिकल नीचे की ओर बह के आएंगे। आप तो ये जानते हो कि रेत को पानी के पार्टिकल क्या कर सकते हैं, पार कर सकते हैं। तो सारे के सारे A का भी पार्टिकल नीचे आएंगे, B के भी पार्टिकल नीचे आएंगे, C के भी पार्टिकल नीचे आएंगे। ध्यान देने वाली बात है, जब ये तीनों पार्टिकल नीचे आ रहे होंगे, हमने ऐसा बनाया है चित्र कि A की एल्यूमिना की सतह पर चिपकने की क्षमता सबसे अधिक है, अर्थात जो अशुद्ध A है ये एल्यूमिना की सतह पर सबसे ज्यादा अधिशोषित होता है। तो जो पदार्थ एल्यूमिना की सतह पर सबसे ज्यादा अधिशोषित होता होगा वो एल्यूमिना की ऊपरी सतह पर यह अधिशोषित होगा, चिपक जाएगा। फिर इसके बाद B पर एल्यूमिना की सतह पर चिपकने की क्षमता कम थी, तो B वाला पदार्थ ऊपर से ज्यादा दूरी तक तय करेगा और फिर सतह पर चिपकेगा एल्यूमिना की। क्योंकि पदार्थ C के एल्यूमिना की सतह पर अधिशोषित होने की क्षमता सबसे कम है, अर्थात एल्यूमिना सबसे ज्यादा दूरी चलेगा, C पदार्थ सबसे ज्यादा दूरी चलेगा और तब एल्यूमिना की सतह पर चिपकेगा। मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं, जिस पदार्थ की एल्यूमिना के प्रति अधिशोषण की क्षमता अधिक होगी वो पदार्थ उतना ही ऊंचाई पर चिपक जाएगा। भाई ऊपर से आया पदार्थ गति करते हुए, जैसे क्योंकि उसकी क्षमता एल्यूमिना पर चिपकने की अधिक थी, वो ऊपर एल्यूमिना पर चिपक गया। मैंने पदार्थ B को देखा तो पदार्थ B पर एल्यूमिना के प्रति अधिशोषण की क्षमता कम थी, तो पदार्थ फिर भी देखो वहां से भरा गया था ऊपर, लेकिन यहां से गति करते हुए आया यहां पर चिपका के, क्योंकि अधिशोषण की क्षमता कम थी। अधिशोषण की क्षमता C की तो बहुत ही कम थी एल्यूमिना के प्रति, तो पदार्थ C को जब यहां से भरा गया, इस मिश्रण को भरा गया, तो उसमें से C सबसे ज्यादा गति करके आया, और C सबसे ज्यादा गति करके यहां नीचे उसने बनाया। और आप जब इस चीज को देखोगे तो कुछ देर बाद, 15 से 20 मिनट बाद आप इस बात को, घटना को देखोगे, आपके पास 3 डिफरेंट रंग के बैंड बन गए होंगे। आप जब बाहर से इसको देखोगे कांच की नली को, आपको 3 बैंड दिखाई देंगे। उनमें से पहला पदार्थ आपने यहां रोक दिया है, दूसरा पदार्थ यहां अधिशोषित हो गया और तीसरा पदार्थ यहां अधिशोषित हो गया है। अब आप तीनों पदार्थों को अलग अलग बैंड तो आपने बना लिए, लेकिन प्रॉब्लम है इन तीनों पदार्थों को अलग अलग इकट्ठा कैसे करें। तब आपका काम ये रहेगा, अब आप इस टैप को ओपन कर दोगे। टैप को ओपन करने से क्या होगा, ये तीनों सरफेसेस बिल्कुल बराबर दूरी से नीचे की ओर चलेंगी। अच्छा सोचो, अगर ये सबसे सरफेस ये भी नीचे की ओर, ये भी नीचे की ओर चलेगी, सबसे पहले कौन सा पदार्थ इसमें इकट्ठा होगा, C। भाई बहता हुआ अगर चलेगा, आपने क्योंकि टैप को यहां से ऑन कर रखा है, लिक्विड को अब आप नीचे आने देना चाहते हैं, तो सबसे पहले कौन सा पदार्थ यहां नीचे आ जाएगा, C। जैसे ही पदार्थ C नीचे आ जाएगा, भाई पता कैसे चलेगा, वो पूरा का पूरा जो कलर का बैंड बना है, रंग का बैंड बना है, वो आपको नीचे खिसकता हुआ दिखाई देगा। और जैसे ही नीचे खिसकते खिसकते ये टैप से नीचे आ जाए, भैया हम इस टैप को बंद कर देंगे, इस कोनिकल फ्लास्क को हटा के रख दिया, इसमें से कौन सा पदार्थ है, C। समझ गए, हमने दूसरा कोनिकल फ्लास्क यहां लगा दिया। अब दूसरे कोनिकल फ्लास्क पे हम भरने लगे पदार्थ को, फिर कौन सा C वाला पदार्थ तो नीचे गिर गया। अब कौन से पदार्थ का नंबर आया, B। अब ये B वाला पदार्थ नीचे आता रहेगा, नीचे आता रहेगा। पता कैसे चलेगा, ये पूरा का पूरा कलर बैंड नीचे की ओर खिसकता रहेगा, खिसकता रहेगा, खिसकता रहेगा। जैसे ही ये पदार्थ नीचे इकट्ठा होगा, हम दूसरे कोनिकल फ्लास्क में इसको भर करके रख देंगे। ये देखो दूसरा कोनिकल फ्लास्क है, ये पदार्थ बेटा कौन सा है, B। अभी इसमें कौन सा पदार्थ बचा होगा, A। अब हम इसको फिर से ओपन कर देंगे और पदार्थ A भी कहां होगा, नीचे इकट्ठा हो जाएगा। और इसके लिए बेटा एक अलग से कोनिकल फ्लास्क ले आना। तो 3 प्रकार के कोनिकल फ्लास्क में आपने तीनों अलग अलग प्रकार के कंपोनेंट को इकट्ठा कर रखा है। अब इसमें से जैसे मैंने क्या माना था,
पदार्थ बी धातु है और ये दोनों अशुद्धियां हैं, तो देखो आपने धातु को अशुद्धियों से क्या कर रखा है, अलग कर रखा है। या आप ऐसा मान सकते थे पदार्थ ए धातु है, ये दोनों अशुद्धियां, आप उनको अलग कर लेते। इसलिए मैंने पहले से किसी को ऐसा नहीं लिखा कि ए को धातु बता दे, बी को अशुद्धि बता दे, मैंने 3 कंपोनेंट की बात की है। तो इस प्रकार से कार्य करता है वर्ण लेखन या वर्ण लेखिकी भी कहते हैं, क्रोमेटोग्राफी कहते हैं। और इंपॉर्टेंट अगर देखा जाए आर्टिकल है आपके यहाँ, तो मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। अब मैं यही सारी बातें आपको पढ़ के सुना देता हूं। ध्यान रखने वाली बात, देखो मैं क्या पढ़ के सुनाता हूं भैया, कुछ चीजें लिखी है मैंने, अब हम उसको पढ़ते हैं। कहता है इस द्वारा ऐसी धातुओं को आप शुद्ध करते हैं जिनमें की 2 विशेषताएं होती हैं। पहली विशेषता क्या है, अशुद्ध की मात्रा पहले से ही कैसी होनी चाहिए, कम, अर्थात पहले ही इंप्योरिटी अधिक नहीं होनी चाहिए। पहले से ही धातु में शुद्धता का प्रतिशत मान जो है वो अच्छा होना चाहिए। और दूसरी सबसे बड़ी बात क्या है, धातु एवं अशुद्ध की अधिशोषित होने की क्षमता अलग अलग होनी चाहिए। अधिशोषित का मतलब समझ गए ना, धातु किसी पदार्थ की सतह पर चिपकता हो, अशुद्ध किसी पदार्थ की सतह पर चिपकता हो, और दोनों के सतह पर चिपकने की क्षमताएं अलग अलग। सोचो अगर क्षमताएं एक हो गई अधिशोषित होने की, तो सभी जगह ये तीनों की तीनों बैंड एक ही जगह बन जाएंगे। अलग अलग क्षमता होगी तभी अलग अलग बैंड बन के तैयार होंगे। फिर मैंने क्या लिखा, अब धातु को किसी द्रव में मिश्रण बना लेते हैं। धातु आप किसी भी द्रव के साथ क्या बना लोगे, मिश्रण। मिश्रण कैसे बनाओगे, धातु को सबसे पहले महीन चूर्ण की भांति क्या करना है, पीसना है, और पीस कर फिर उसको किसी द्रव में घोल लेना है। कौन से द्रव में घोलना है, प्रत्येक धातु का अपना अलग उपयुक्त द्रव होता है जिसमें से धातु भी घुल जाए और अशुद्धि भी घुल जाए, ऐसा कोई द्रव ले लेना है। अभी मैं कंफर्म कर दूंगा इस बात को, तो भैया हर धातु के लिए अलग द्रव होते हैं। अभी मैं कौन सा लिख दूं, या तो मैंने कोई धातु अच्छे ढंग से लिखी हो तो मैं उसको बताऊं। मैंने ABC लिखा, इसलिए मैं द्रव के बारे में भी ज्यादा बात नहीं करूंगा। और कहता है अब धातु को किसी द्रव के मिश्रण में बनाकर उसे चित्रानुसार व्यवस्थित कर लेते हैं। चित्र के अनुसार हमने उसको भर के रख लिया। अब बेटा अगर हम चित्र के अनुसार भर के व्यवस्थित ये वाली लाइन न लिखते तो हम तुमको क्या बताते कि सबसे पहले आपको क्या रखना है, रेत, फिर आपके को क्या रखना है, यहां से यहां तक एल्यूमिना, फिर रेत, और फिर वो द्रव का मिश्रण। तो हम इतनी बातें बताते तो ज्यादा लाइनें खर्च हो जाती, इसलिए मैंने लिख दिया चित्र के अनुसार आप उसको क्या कर लीजिए, व्यवस्थित। समझ गए क्या क्या भरना था, सबसे पहले नीचे क्या भरना था, रेत, फिर यहां से लेकर यहां तक क्या भरना था, एल्यूमिना, फिर ऊपर थोड़ी सी क्या डालनी थी, रेत, और उसके ऊपर लिक्विड भरना था। ये बैंड तो बाद में बनेंगे जब आप लिक्विड डालोगे, इसके पहले बैंड थोड़ी बनके तैयार होगा। लास्ट में लिखा एल्यूमिना अलग अलग पदार्थों को उनकी अधिशोषित होने की क्षमता के आधार पर अलग अलग स्थानों में अधिशोषित कर लेता है। भैया होता क्या है, क्योंकि ए के अधिशोषित होने की क्षमता सबसे अधिक थी, पदार्थ ए सबसे पहले चिपक गया सतह पर, एल्यूमिना पर चिपक गया। पदार्थ बी के अधिशोषित होने की क्षमता थोड़ी सी कम थी, तो पदार्थ बी थोड़ा सा नीचे तक आया, लेकिन अभी ये अभी चिपक गया। क्योंकि पदार्थ सी के अधिशोषित होने की क्षमता सबसे कम थी, पदार्थ सी सबसे ज्यादा तक उसने डिस्टेंस ट्रेवल की, लेकिन यहां पर भी वो अधिशोषित हो गया। तो अधिशोषित होने की क्षमता अलग अलग होने के कारण अलग अलग स्थानों पर हमें बैंड मिलेंगे। ध्यान रखने वाली बात क्या है, अगर बच्चा याद रख सकते हो कि जो पदार्थ ज्यादा अधिशोषित होने की क्षमता रखता है वो हमेशा अधिशोषित नीचे होने वाला है कि ऊपर ही हो जाएगा, ऊपर। भाई जो ज्यादा अधिशोषित होने की क्षमता रखता है वो देर में अधिशोषित होगा कि तुरंत शीघ्रता से अधिशोषित हो जाएगा। और शीघ्रता का मतलब पहले ही अधिशोषित हो जाएगा, जैसे ही वो एल्यूमिना पर आया वो तुरंत पहले ही वही अधिशोषित हो गया। अंत में टोटी की सहायता से, टोटी की सहायता क्या लेनी भैया, टैप को उसको खोल लेना है। टैप को खोलोगे तो ये तीनों बैंड, ये तीनों, मैं 2 बैंड दिखाता हूं, ये दोनों बैंड एक साथ देखो ऐसे खिसकेंगे, ऐसे। पहला पदार्थ नीचे गिर गया, आपने टोटी बंद कर दिया, फिर आपने दूसरा देखा पदार्थ नीचे गिर गया, फिर आपने टोटी बंद कर दिया। अलग अलग बर्तनों पर इकट्ठा करते रहना, लास्ट में तीसरे पदार्थ को अलग कर लेना। इस प्रकार से वर्ण लेखन विधि का प्रयोग करते हैं। और एक काम करेंगे, इनको जल्दी से नोट करेंगे। 2 विधियां अभी भी अपने कोर्स में है जो रही जाती है, उनको पढ़ते हैं, नोट कर लीजिए इसको। बेटा अगले नंबर पर आ जाते हैं, वाष्प प्रावस्था परिष्करण। एक ऐसी विधि भी है जिसमें वाष्प प्रावस्था परिष्करण विधि है, जिसको हम वेपर फेज रिफाइनिंग प्रोसेस बोलते हैं। अब इसको ध्यान देना है, सबसे पहले तुम हमारी बात सुन लो, और इसको बात सुनने के बाद जल्दी से इसको लिख डालते हैं।
देखो बात आती है, कहता है वाष्प प्रावस्था परिष्करण विधि में आप कौन सी धातुओं को शुद्ध करने वाले हो, आखिर कौन सी धातु इस विधि द्वारा शुद्ध की जाएगी। तो देखो ध्यान देने वाली बात है, इस विधि में ऐसी धातु को शुद्ध करते हैं जिसका कोई वाष्पशील यौगिक बनाया जा सकता हो। देखो इसको भी ध्यान देने वाली बात है। जैसे मैं आपको एक बात बताता हूं फिर इसको लिखते हैं। हमारे पास एक पदार्थ है निकेल, अगर हम इस विधि द्वारा निकेल को शुद्ध करना चाहें तो शुद्ध कर सकते हैं। पूछता है क्यों? क्योंकि अगर आप निकेल धातु को गर्म करते हो तो बेटा यह वाष्प के रूप में नहीं बदलता है, लेकिन अगर इसी निकेल में हम कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया करवा दें तो निकेल और कार्बन मोनोऑक्साइड की अभिक्रिया से जो प्रोडक्ट बनता है, ये प्रोडक्ट को गर्म करने पर यह शीघ्रता से वाष्प में बदल जाता है। तो समझ गए हम कैसे पदार्थों को शुद्ध कर सकते हैं, कौन सी धातुओं को? ऐसी धातुओं को शुद्ध कर सकते हैं जो धातु के रूप में तो आसानी से वाष्प के रूप में नहीं बदलती, परंतु अगर हम इस धातु की अभिक्रिया किसी उपयुक्त पदार्थ से करा दें, किसी विशेष पदार्थ के साथ करा दें, तो पदार्थ से अभिक्रिया करने के बाद जो प्रोडक्ट बनता है वो प्रोडक्ट आसानी से वाष्प के रूप में बदल जाता है। अर्थात धातु का गलनांक अधिक होता है, क्वथनांक अधिक होता है, परंतु धातु के बने हुए यौगिकों के क्वथनांक कम होते हैं। कम क्वथनांक का मतलब जल्दी ही से वाष्पित हो जाता है। लास्ट में क्या करेंगे, जो पदार्थ वाष्पित हुआ है इसको और भी गर्म करेंगे, क्योंकि सर जी पहली बार तो आपने गर्म ही किया था तब वाष्प के रूप में बदला, अब क्यों गर्म कर रहे थे, इसको और भी वाष्प के रूप में बदलेंगे। क्यों वाष्प के और भी गर्म करेंगे, क्यों गर्म करेंगे? ताकि ज्यादा से ज्यादा गर्म करने पर जो प्रोडक्ट है वो दो भागों में टूट जाए, अशुद्धियों को अलग कर दे टूट कर, और बेटा शुद्ध धातु को अलग कर दे। मैं दोबारा से इस पूरे प्रोसेस को एक बार समझा देता हूं। इस विधि द्वारा ऐसी धातुओं को शुद्ध किया जाएगा जिनमें से धातु का क्वथनांक कैसा होता है, अधिक, लेकिन उनमें से अगर उस धातु का कोई प्रोडक्ट बना दिया जाए तो उस प्रोडक्ट का क्वथनांक कम होता है और इसे आसानी से वाष्प के रूप में बदल सकते हैं। जब प्रोडक्ट वाष्प के रूप में बदल जाएगा हम इसको और भी ज्यादा गर्म करेंगे, उसको और हाई टेम्परेचर में से गुजारेंगे। उस हाई टेम्परेचर में गुजरने से क्या होगा, पदार्थ दो भागों में अपघटित हो जाएगा, टूट जाएगा, और दो भागों में इस प्रकार से टूटेगा कि पहले भाग में किसको भेज देगा, अशुद्धियां, और दूसरे भाग में किसको भेज देगा, शुद्ध धातु। तो बेटा इस प्रकार से धातु को हम शुद्ध करने के लिए विधि का प्रयोग करते हैं। तो भैया अब क्योंकि विधि का प्रयोग जान गए हैं कब करना है, इसको स्टार्ट करते हैं लिखना। देखो मैं क्या बताऊंगा, सबसे पहले बात तो क्योंकि ये अच्छा नंबर है, तीर का निशान लगा के इस नंबर को लिख लेते हैं। क्या लिखते हैं कि इस विधि में ऐसी धातुओं को शुद्ध किया जाता है जिनका धातु की अवस्था में क्वथनांक उच्च होता है। जब हम वो धातु के रूप में उनको देखते हैं उनका क्वथनांक बहुत हाई है, अर्थात उसको वाष्प में बदलने के लिए टेम्परेचर कैसे चाहिए, बहुत ज्यादा चाहिए। आसानी से आप उनको वाष्पित नहीं कर सकते हो, परंतु यौगिक की अवस्था में क्वथनांक बहुत कम हो जाता है।
अब देखो ये बात तो हम जान गए कि कौन से मेटल को शुद्ध करने वाले हैं, किस टाइप का मेटल होना चाहिए। अब भैया इस मेटल से रिलेटेड कुछ बात देख लेते हैं। देखो, और इसको भूलना मत, हमारे पास एक निकल मेटल था जो सॉलिड स्टेट में था, और हम जानते हैं निकल का जो क्वथनांक है वो बहुत उच्च है। देखो हम इसको कैसे लिखेंगे, हाई बीपी। ये बीपी वाला नहीं है, ब्लड प्रेशर वाला। हाई का मतलब बहुत उच्च और बीपी का मतलब क्वथनांक। उच्च क्वथनांक का मतलब है ये सॉलिड फेस में इसे गर्म करके आसानी से वाष्प के रूप में बदल नहीं सकते। लेकिन बेटा जैसे ही मैंने इसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की अभिक्रिया करवाई और मैंने पदार्थ को अधिक गर्म भी नहीं किया, मैंने थोड़ा सा ही पदार्थ को गर्म किया, निकेल कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया करके एक पदार्थ बनाता है निकेल NiCO4, टेट्रा कार्बोनिल निकलेट। और ये जो टेट्रा कार्बोनिल निकलेट पदार्थ बनकर तैयार हुआ है, इसका अगर हम देखते हैं कि इसका भैया क्वथनांक कैसा है, तो मैं लिखे देता हूं इस पे लो बीपी, अर्थात इसका क्वथनांक बहुत कम है। और ये जो पदार्थ बनकर भी तैयार हुआ है, ये कौन सी अवस्था में बनकर तैयार हुआ है, गैस, अर्थात ऐसे पदार्थ का क्वथनांक तो बहुत ही कम होता है। तो मैं इस बात को समझ गया कि ये अच्छा काम हमने किया कि पदार्थ ऐसे तो क्वथनांक अर्थात गैस के रूप में बदलता नहीं, वाष्प के रूप में बदलता नहीं, तो मैंने कार्बन मोनोऑक्साइड से अभिक्रिया कराते हुए इसे वाष्प के रूप में तेजी से बदल लिया। अब हम क्या करेंगे, इस पर करेंगे थोड़ा सा अत्याचार। और अत्याचार कैसा रहेगा कि इसको और भी गर्म करेंगे, इतना गर्म करेंगे कि पदार्थ अपघटित हो जाए। अपघटित होने का मतलब है कम से कम 2 भागों में टूट जाए। भाई अपघटन क्या होता है, किसी पदार्थ को विशेष परिस्थितियों में ले जाकर 2 या 2 से अधिक भागों में क्या करना, तोड़ देना, अलग अलग कर देना। तो भैया हम इस दिए गए पदार्थ को, जिसको आप टेट्रा कार्बोनिल निकलेट कहते हैं, इसको हम और भी उच्च ताप पर गर्म करेंगे। तो भैया मैं लिखे देता हूं कि इसको कहां गर्म कर रहे हैं, एट हाई टेम्परेचर। मैंने इसको और भी हाई टेम्परेचर पर गर्म किया, और जैसे ही मैंने बहुत ही हाई टेम्परेचर पर गर्म किया तो यह पदार्थ जो है वो अपघटित हो गया। इस पदार्थ में जो निकेल और कार्बो CO के बीच बॉन्ड बने थे ये टूटने लगे, और जैसे ही टूटने लगे तो बेटा निकेल टूटकर अलग हो गया और कार्बन मोनोऑक्साइड टूटकर अलग हो गया। अच्छा, जब कार्बन मोनोऑक्साइड टूटकर अलग हुआ, ये अशुद्धियों को भी ले गया। तो हम क्या लिखेंगे इसमें से, ये कार्बन मोनोऑक्साइड जो है ये नॉर्मल नहीं है, बल्कि ये अशुद्धि युक्त है। और इस बार जो निकेल प्राप्त हुआ है ये कैसा है, शुद्ध है। मतलब जो शुरुआत में निकेल में अशुद्धियां थी, जब अपघटन का प्रोसेस हुआ तो निकेल की जितनी भी अशुद्धियां थी वो सारा का सारा CO जो लेके हुए वो अलग हो गया। तो इस प्रकार से आपने धातु को क्या कर लिया, शुद्ध कर लिया। इसको ध्यान रखना है, प्रोसेस को मैं दोबारा से रिपीट कर देता हूं। विधि में ऐसी धातुओं को शुद्ध किया जाएगा जिनमें से धातु अवस्था में पदार्थ का गलनांक का नाम आ जाता है क्वथनांक, बहुत अधिक होता है। अर्थात आप धातु को वाष्प के रूप में परिवर्तित नहीं कर सकते, परंतु अगर उसी धातु पर कार्बन मोनोऑक्साइड गैस की अभिक्रिया करवा ली जाए तो जो कंपाउंड बनता है इसका क्वथनांक कम है और इसे सीधे वाष्प के रूप में बदला जा सकता है, आसानी से बदला जा सकता है। अब जैसे ही ये वाष्प के रूप में बदलेगा, हमने कहा कि हम इस पर और अत्याचार करेंगे। क्या करेंगे, इसको और भी हीट करेंगे, इतना हीट करेंगे कि पदार्थ डिकम्पोज हो जाए, टूट जाए। और मैं ये भी जानता हूं कि जब अब पदार्थ हाई टेम्परेचर पर डिकम्पोज होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड निकेल में ऊपर से अशुद्धियों को भी ले जाएगा, और कार्बन मोनोऑक्साइड निकेल में ऊपर से अशुद्धियों को भी उड़ाकर क्या कर देता है, अलग कर देता है, और इस प्रकार से शुद्ध निकेल धातु प्राप्त होती है। तो इस विधि को भैया तैयार रखना। विधि थोड़ी सी छोटी है, लेकिन भैया इस विधि को तैयार रखते हैं। अभी अगले नंबर पर चलते हैं। अगले नंबर पर क्या है बेटा, लास्ट विधि बचती है अपने यहां। अगली विधि का नाम है मंडल परिशोधन। और बेटा मंडल परिशोधन को हम कहते हैं जोन रिफाइनिंग प्रोसेस। जोन रिफाइनिंग प्रोसेस।
या आप जोन रिफाइनिंग प्रोसेस नहीं कह सकते तो मेथड कह दीजिए आप, प्रक्रम या सिद्धांत आप भैया कुछ भी बता सकते हो। इस विधि द्वारा भैया क्या करने वाले हैं, तो सबसे पहली बात तो ध्यान देने लायक है कि मंडल परिशोधन केवल उन धातुओं को कराया जाता है, उन पदार्थों पर कराया जाता है, धातु तो न कहें, जो उपधातुएं होती हैं, अर्थात जिनमें कुछ गुण धातु के होते हैं और कुछ गुण कैसे होते हैं, उपधातु के। ये ध्यान रखने वाली बात है। धातु कह देना तो बिल्कुल गलत रहेगा भाई। उपधातु क्या होते हैं? उपधातु वे पदार्थ होते हैं जिनमें कुछ गुण किसके पाए जाते हैं, धातु के, और कुछ गुण किसके पाए जाते हैं, अधातु के, उनको कहते हैं उपधातु। और जोन रिफाइनिंग प्रोसेस में हम उन्हीं पदार्थों का तो अध्ययन करने वाले, उन्हीं पदार्थों को शुद्ध करेंगे। अच्छा यार, ये पूछ रहा था, इसका नाम याद है ना, क्या था नाम इसका? टेट्रा कार्बोनिल निकलेट। ना याद हो मैं लिख दूं इसको, टेट्रा कार्बोनिल निकलेट। 3 बार पढ़ चुके हैं, याद हो गया अब क्या है। चलो आ जाते हैं अपनी विधि पर। तो ये वाली बात बताई जा सके कि वो अर्धचालक वाली बात बताई जा सके, सॉरी उपधातु वाली बात लिख दे बेटा। इस विधि द्वारा हम उपधातु या ऐसा कह सकते हैं जिन पदार्थों के अर्धचालक बनते हैं उन पदार्थों का भी नाम लिख सकते हैं। भाई कुछ पदार्थों को आपने सुना होगा कि ये पदार्थ का है, किसके निर्माण में आते हैं, अर्धचालकों के निर्माण में। तो आप ये भी कह सकते हैं इस विधि द्वारा या तो हम उपधातुओं को शुद्ध करते हैं या अर्धचालकों जिस धातु के बने जाते हैं उनको शुद्ध करते हैं, को शुद्ध करते हैं। क्योंकि उपधातुओं के ही तो अर्धचालक बनाए जाते हैं। कोई पूछेगा क्या कोई धातु आपको या कोई पदार्थ आपको याद है ऐसा? अरे बिल्कुल याद है। देखो, सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आदि। भैया 1-2 तो पदार्थ कम से कम उसी समय के लिए तैयार रखो जब आपसे पूछ लिया जाए कि आखिर कोई पदार्थ आपके नजर में है जिससे आप शुद्ध करने जा रहे हो, तो बिल्कुल शुद्ध करना है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम आदि हमारे पास पदार्थ हैं जिनको इस विधि द्वारा क्या करते हैं, शुद्ध कर देते हैं। अभी एक काम करते हैं, तब तक मैं इसका जल्दी से चित्र बना देता हूं, फिर समझते हैं कि ये विधि कैसे यूज में आएगी। देखो बेटा, ये मैंने चित्र बना रखा है। अच्छा, इसमें से एक और बात बेटा यहां जोड़ देते हैं। अच्छा, इन अर्धचालकों में या उपधातुओं में गुण क्या होता है मैं बताऊं। देखो, इसको हमेशा दिमाग में भर के रख लेना। अर्धचालकों या उपधातुओं में ये गुण होता है कि अगर आप इस उपधातु को पिघला दें, जैसे मैं क्या सोचता हूं, मेरे पास इतना बड़ा उपधातु का टुकड़ा है। अब इस उपधातु के टुकड़े को अगर मैं यहां पर ये इस जगह पर पिघला देता हूं तो उपधातु के अन्य भागों की जो अशुद्धियां हैं वो गर्म होकर इसी भाग की ओर गति करने लगती हैं। मैं दोबारा से देखो इसको रिपीट कर देता हूं। उपधातुओं में ये एक विशेषता होती है कि अगर ये उपधातु किसी अशुद्ध टुकड़े में से है और मैं इस हिस्से को गर्म करता हूं और ये हिस्सा गर्म होकर पिघलने लगता है, तो जितनी भी अशुद्धियां इस टुकड़े में होती हैं वो गर्म होकर उस भाग की ओर भगती हैं जो भाग गर्म होकर द्रव के रूप में बदलने लगा है या पिघलने लगा है। तो जो अशुद्धियां, अब ये कहोगे दूर से भगाएंगी, नहीं, समीप की अशुद्धियां इस ओर भगती चली आएंगी जो अशुद्धियां इस भाग पर हैं। तो ये गुण होता है ऐसा उपधातुओं में। तो मैं क्या बता देता हूं, इस विधि द्वारा ऐसे भी पदार्थों को शुद्ध करते हैं जहां पर पिघली अवस्था में अशुद्धियों की मात्रा हो जाती है ज्यादा और ठोस अवस्था में अशुद्धियों की मात्रा हो जाती है कम। तो इस बात को भी मैं बताना चाहता था, तो इसको मिटाते हैं और ये बात भी लिख लेते हैं, फिर प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं। मैंने लिखा है इस विधि में ऐसे पदार्थों
को शुद्ध करते हैं जिनमें पिघले हुए भाग पर अधिक अशुद्धियां एकत्रित हो जाती हैं, अधिक अशुद्धियां एकत्रित हो जाती हैं। ज्यादा से ज्यादा जो अशुद्धियां होंगी वो सारे की सारी अशुद्धियां पिघले हुए भाग की ओर भागेंगी और जब पिघले हुए भाग की ओर भागेंगी तो बाकी धातु का भाग जो ठोस अवस्था में वो शुद्ध हो जाएगा, जबकि पदार्थ का ठोस भाग शुद्ध रहता है। अब बेटा अगले नंबर पे हम प्रोसेस को बताएंगे कि प्रोसेस कैसे कराना है। सुनो, देखो प्रोसेस कैसे कराना है। अब देखो बेटा, ये है मेरे पास अशुद्ध पदार्थ का टुकड़ा, हालांकि ये मार्कर है लेकिन ऐसा हमने मान रखा है कि अशुद्ध पदार्थ का क्या है, टुकड़ा। इसके ऊपर और नीचे हमने स्वचालित हीटर लगाए। स्वचालित हीटर का अर्थ इस जगह पर ऐसा नहीं है अपने मन से ये हीटर काम करेंगे। स्वचालित हीटर का मतलब अब इस हीटर को इधर उधर के लिए मूवमेंट भी करवा सकते हैं। हम हीटर को इधर से उधर गतिमान हीटर है ये, ऐसा मुझे लिख देना चाहिए कि ये हीटर कैसे गतिमान, ये गति भी कर सकते हैं। और मैंने अशुद्ध धातु के या अशुद्ध पदार्थ के टुकड़े को यहां रखा है और अंदर वातावरण कैसा रखा है, अक्रिय। अच्छा, जानते हो अक्रिय वातावरण रखने का क्यों तरीका है भैया? क्योंकि ये हीटर जब हीट उत्पन्न करते हैं तो धातु में या पदार्थ में उपस्थित बॉन्ड टूटने लगते हैं, और जब पदार्थ के बॉन्ड टूटते हैं तो पदार्थ ये चाहता है कि उसके नए बॉन्ड बने। अगर मैं यहां वायु रख दूंगा तो ये जो धातु या ये पदार्थ है, इसके जैसे ही गर्म होने से बॉन्ड टूटेंगे ये वायु से अपने बॉन्ड्स को जोड़ लेगा, और जैसे ही वायु से बॉन्ड को जोड़ेगा, सोचो इसमें वायु की अशुद्धि नहीं आ जाएगी। तो वातावरण कैसा रखना है, अक्रिय, ताकि ये अभिक्रिया ही ना कर पाए किसी पदार्थ से। और ये बेटा इनको कहते हैं विद्युत हीटर भी बोलते हैं, अर्थात ये हीटर कर चलाए जाते हैं किसके द्वारा, इलेक्ट्रिसिटी के थ्रू। इससे अच्छाई ये रहती है कि हम हीटर को जितना ज्यादा गर्म करना चाहेंगे उतना अधिक गर्म कर सकते हैं, जितना कम गर्म रखना चाहेंगे उतना अपने हिसाब से, मतलब हीट को अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हैं। भाई इलेक्ट्रिसिटी से हीट को एडजस्ट कर सकते हैं, कम करंट का फ्लो कराएंगे कम हीट करेगा, जितनी ज्यादा करंट का फ्लो होगा उतना ज्यादा हीट कर देगा। अब क्या करेंगे, हीट करने से अब ये जोन, ये धातु का टुकड़ा या पदार्थ का टुकड़ा ले लिया, अब हम इधर से एक तरफ से हीटर को लेकर गए। हुआ क्या, हीटर सबसे पहले इस एरिया पर आया, ये भी हीटर है ये भी हीटर है, दोनों ओर से इसको हीट पड़ी, और हीट पड़ने से ये वाला भाग धातु का क्या होने लगा, पिघलने लगा। सोच, अगर ये धातु पिघलने लगा तो अशुद्धि यहां पर इकट्ठा होने लगी। फिर हमने हीटर को धीरे धीरे पीछे की ओर खिसकाया, जैसे जैसे पीछे की ओर खिसकाते जाएंगे धातु का, भाई ये हिस्सा पिघला था और पीछे की ओर खिसका दिया तो अब ये हिस्सा पिघल गया, और पीछे ले गए तो और पीछे वाला हिस्सा पिघल गया। जैसे जैसे धातु का पिघला हुआ हिस्सा आगे की ओर बढ़ता है, सारी की सारी अशुद्धियां भी पिघलते हुए उसी के साथ चलती रहती हैं। एट लास्ट में जब ये हीटर बिल्कुल कोने पर पहुंचेगा, किनारे पर पहुंच जाएगा, तो सोचो यहां से पूरा धातु की अशुद्धियां पिघल पिघल कर सारी की सारी अशुद्धियां इस किनारे पर आ जाएंगी। अगर सारी की सारी अशुद्धियां पिघलते हुए इस किनारे पर आ गई हैं तो अंत में वो जो धातु का हिस्सा बचा है, भाई लास्ट में पिघलेगा तो यही भाग, क्योंकि हीटर तो ऐसे लेके जा रहे हैं। जब लास्ट में हीटर इस किनारे पर आ गए, सारी की सारी अशुद्धियां इस किनारे पर इकट्ठा हो गई होंगी। बस हम उसी समय क्या करेंगे, क्योंकि हम जानते हैं कि इस पूरे पदार्थ की अशुद्धियां सब एक किनारे पर पहुंच गई हैं पिघल कर, हम पदार्थ का या धातु का उतना हिस्सा इसे काट देंगे और काट कर उस हिस्से को यहां से अलग कर देंगे। लेकिन ध्यान देने वाली बात है, धातु के परिष्करण में इस विधि में आपने धातु का काफी हिस्सा काटकर क्या कर दिया है, अलग कर दिया है। इसलिए इस प्रकार की धातुओं का जो शुद्धिकरण है बेटा, ये शुद्धिकरण थोड़ा सा महंगा प्रोसेस है, इस बात को भी ध्यान रखना।
क्योंकि जानते हो उस भाग को काटा, उसमें केवल अशुद्धियां थोड़ी थी, उसमें कुछ पदार्थ भी था, कुछ ऐसा अयस्क भी था जो हमारे यूज में आ सकता था। लेकिन जैसे ही मैंने ये प्रोसेस यूज किया, उस प्रोसेस से हमें वो हिस्सा भी गंवाना पड़ा, बेकार करना पड़ा। इसलिए ये जो प्रोसेस होता है वो थोड़ा सा महंगा होता है, क्योंकि वो पूरे मेटल में से कुछ मेटल को क्या कर देता है, कम कर देता है। तो इस बात को भी ध्यान रखना है। समझ गए क्या क्या करना है? जैसे जैसे हीटर जाएगा, पिघला हुआ भाग आगे बढ़ेगा, और पिघला हुआ भाग बढ़ेगा तो अशुद्धियां भी उसी पिघले हुए भाग के साथ साथ चल चल के किनारे पहुंच जाएंगी। जैसे ही किनारे पहुंचेंगी, हम उस किनारे वाले भाग को काट कर क्या कर देंगे, अलग। तो इस विधि द्वारा इस प्रकार के प्रोसेस को कराया जाता है। क्योंकि आप समझ गए हैं, मुझे लगता है मुझे लिखा देना चाहिए अब इसको, तो लिख लेते हैं। पदार्थ के टुकड़े को हीटर के बीच में से गुजारते हैं। हीटर के बीच में से गुजारते हैं, जिससे धातु आगे की ओर पिघलती रहती है, आगे की ओर जिससे धातु आगे की ओर पिघलती रहती है और सारी की सारी अशुद्धियां आगे चलते हुए धातु के किनारे पहुंच जाती हैं, और सारी अशुद्धियां पिघलते हुए धातु के किनारे पर पहुंच जाती हैं, किनारे पर पहुंच जाती हैं। और बेटा जब सारी अशुद्धियां धातु के किनारे पर पहुंच जाएंगी तो धातु के उस भाग को काटकर क्या कर देंगे, अलग कर देंगे। तो लास्ट नंबर लिखते हैं, पहुंच जाती हैं जिसे काटकर धातु के टुकड़े से अलग कर दिया जाता है, जिसे काटकर धातु के टुकड़े से अलग कर दिया जाता है। तो इस प्रकार से आप इस प्रकार की धातुओं, या ऐसा कह सकते हैं इस प्रकार की उप धातुओं या इस प्रकार के अर्धचालकों को क्या कर पाते हैं, शुद्ध कर पाते हैं। तो बेटा इतनी विधि थी जिसमें धातु को शुद्ध करना सिखाया गया था। लेकिन बेटा मैं क्या कह रहा था कि अपने कोर्स में कुछ धातुओं के शुद्धिकरण है, जैसे अपने यहाँ एल्यूमिनियम को शुद्ध करने का प्रोसेस बताना होता है, कॉपर को शुद्ध करने का प्रोसेस बताना होता है, जिंक को शुद्ध करने का प्रोसेस बताना होता है, एक और मेटल है लोहे को शुद्ध करना होता है। तो एक काम करते हैं, इसको जल्दी से नोट करते हैं और सीखते हैं कि एल्यूमिनियम को शुद्ध करने के प्रोसेस में से क्या क्या करना है। हम लोगों को जल्दी से इसको नोट कर लेना है। ये बेटा इसलिए लिखा गया है कि जैसे हम लोगों को एल्यूमिनियम धातु को शुद्ध करना है, तो इसको देखते ही हम जान जाएंगे हमें करना क्या क्या है। सबसे पहले एल्यूमिनियम का क्या कराना है, सांद्रण। अगर आपके पास एल्यूमिनियम धातु का कोई भी अयस्क दे देता है तो उस अयस्क को शुद्ध करने के लिए हमें कुछ विशेष स्टेप रन में लाने हैं, फॉलो करने हैं। उनमें से पहला स्टेप है अयस्क का क्या करवाना है तुमको, सांद्रण। अच्छा, सांद्रण की विधियां पढ़े हैं आप, 5 या 6 विधियां तो पढ़े ही थे। उसमें से तुम्हें याद होगा एक विधि होगी निक्षालन या लीचिंग विधि, याद है ना। अयस्क को किसी एक ऐसे कंपोनेंट में घोलते थे, याद करो, जिसमें अयस्क तो घुल जाता था लेकिन अशुद्ध घुलती
फिर उसे एक छन्नक पत्र द्वारा क्या करते थे, छानते थे। अशुद्धि छन्नक पत्र पे रह जाती थी, अयस्क कहां जाता था, नीचे। और फिर वो जो नीचे अयस्क मिलता था उसको आप क्या करते थे, अवक्षेप बनाते थे। याद आ गया पुरानी बात। सांद्रण होगा, सांद्रण होते ही जो अयस्क प्राप्त होगा, सांद्रण के पश्चात उसे कहेंगे सांद्रित अयस्क। और उस सांद्रित अयस्क का हम करेंगे विद्युत अपघटनी विधि द्वारा शोधन। पूछता है अगर सांद्रित अयस्क का विद्युत अपघटनी विधि से शोधन करोगे, क्या इस विधि का और भी कोई नाम है? बिल्कुल नाम है। इस विधि को कहते हैं हॉल हेरोल्ट प्रोसेस। इस विधि के लगाने पर भी हम इस बात को पाएंगे कि हमारी जो धातु है वो पूर्ण रूप से शुद्ध नहीं हुई है, तो हम इसका इलेक्ट्रोलिसिस एक बार और करा देंगे। पहली बार तो कराया ही था विद्युत अपघटन, एक बार और विद्युत अपघटन कराएंगे। और दोबारा जो विद्युत अपघटन कराएंगे हम उसका नाम देंगे विद्युत अपघटनी शोधन। अच्छा, शोधन लगा दिया नाम के लास्ट में, जानते हो क्यों लगा दिया? क्योंकि इस बार हमको इसको पूरी तरीके से क्या कर देना है, शुद्ध कर देना है। तो दूसरी बार जब विद्युत अपघटनी शोधन लगाओगे तो दूसरी बार धातु आपको पूर्ण रूप से शुद्ध मिलेगी। और जब पूर्ण रूप से शुद्ध मिलेगी, इस विधि को एक और नाम से जानते हैं, हूप विधि। तो भैया अगली क्लास में या नेक्स्ट क्लास में, कल की क्लास में हम लोग इन्हीं 3 प्रक्रम को पढ़ेंगे जिससे एल्यूमिनियम धातु क्या होगी, शुद्ध होगी। तो इस चार्ट को जरूर नोट कर लेना है। शुद्ध करने का तरीका मैं कल सिखाऊंगा, देखो इन 3 विधियों से।